नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। 2024 के चुनावी महासमर के लिए सियासी चौसर सजने लगी है। सभी सियासी दल अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हैं। भारतीय जनता पार्टी के हौसले बुलंद हैं। मोदी ब्रांड की मजबूती पर भरोसे के साथ पार्टी 400 दिनों के रोडमैप पर आगे बढ़ रही है। सामने विपक्ष की फौज तो बड़ी है, लेकिन ताकत बिखरी है। बीजेपी जैसी बड़ी चुनौती का सामना करना है तो कांग्रेस को बड़ा दिल दिखाना होगा। सभी विपक्षी दलों को साथ मिलकर मजबूती से कदम बढ़ाना होगा। आज बिहार की धरती से विपक्षी एकता का बुलंद उद्घोष सुनाई दिया। विपक्षी एकता पर हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। बिहार से उठी विपक्षी एकता की बुलंद आवाज। सीपीआई एमएल के मंच से उठा बीजेपी को उखाड़ फेंकने का उद्घोष। नीतीश कुमार में दिखी विपक्षी एकता की बेसब्री। सलमान खुर्शीद ने कहा, बिहार मॉडल पर लगे दांव। 2024 लोकसभा चुनाव के महासमर के लिए सियासत जोर पकड़ती जा रही है। सबके सब सियासी दल अपने अपने दौर, अपने अपने तरीके से चुनावी महासमर की तैयारी में जुटे हैं। सब अपने अपने तरकश में तीर इकट्ठा करने में जुटे हैं, लेकिन पता सबको है, भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा सबसे भारी है। सब तीर धरे के धरे रह जाएंगे अगर तीर चलाने वाले हाथ नहीं बढ़े। अगर सभी विपक्षी दलों ने मिलकर मुकाबला नहीं किया तो बीजेपी को हराना मुश्किल है। इसे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बखूबी समझ लिया है। विपक्षी एकता पर पहले से पसीना बहा रहे नीतीश कुमार ने समझ लिया है, अगर कांग्रेस ने ड्राइविंग सीट नहीं संभाली तो बीजेपी को संभालना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होगा। सीपीआई एमएल के मंच पर सामने कांग्रेस के दिग्गज नेता सलमान खुर्शीद दिखे तो खुद को रोक नहीं पाए नीतीश, दिल की बात जुबान पर ले आए। जो हालत देश का हो गया है, अब बुरा हाल है, तो हम तो अलग हो गए और सब लोगों ने स्वागत किया। पूरे देश के विभिन्न जगहों से अन्य पार्टियों ने कहा कि बहुत ठीक किए और हमारी सब लोगों से बातचीत हुई और यही तय हुआ कि अधिक से अधिक पार्टियां एकजुट होकर के और अगला चुनाव जो होने वाला है 24 में लोकसभा का, अगर मिल करके हम लोग लड़ेंगे तो इन लोगों से मुक्ति होगी और बिहार देश सुरक्षित होगा। आज क्या हो रहा है साहब, देख रहे हैं, आजादी की लड़ाई को भी भुलाने का सब काम शुरू किया गया है। आज जिनको आजादी की लड़ाई से मतलब नहीं था, वो लोग नया नया इतिहास पैदा करना चाह रहे हैं, हर चीज को बदलना चाह रहे हैं। सब मिलकर लड़ेंगे तो बीजेपी को 100 सीट पर समेट देंगे। विपक्षी एकता की अहमियत नीतीश पहले ही समझ चुके हैं। नीतीश ये बात अब कांग्रेस को समझाने पर तुले हैं। कांग्रेस से जोड़ी बने तभी दिल की बात बने। नीतीश ने तो आई लव यू कह दिया, अब कांग्रेस की बारी है। देश में कभी कभी गुजरात मॉडल की हुआ करती है। मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि आप तो अब सिर्फ बिहार मॉडल की बात करिए। पूरे भारतवर्ष में जहां जाएं वहां प्रेम की ये गाथा और ये हमारे विकास, हमारे देश के विकास और उन्नति के लिए जिसमें सब दिल एक दूसरे से जुड़ जाएं, उसकी बात करेंगे। तो आप बिहार मॉडल की बात करिए। मैं आपकी इस बात का समर्थन देश में हर जगह जाकर करूंगा जो आप दोनों ने यहाँ करके दिखाया है। चाहती तो कांग्रेस भी यही है, सब मिलकर 2024 की चुनावी लड़ाई लड़े, लेकिन नए दल पुराने दल का फर्क बीच में आ रहा है। नए दल के नए नए अरमान, पुराने दल के काम करने का वही पुराना ढर्रा अड़ंगा बन रहा है। बीजेपी का दम बड़ा है, लेकिन इतिहास बताता है कि जब जब विपक्ष एकजुट होकर लड़ा है, इतिहास बदला है।
सत्ता के बड़े बड़े सूरमा को विपक्षी एकजुटता ने उखाड़ फेंका है। विपक्षी दलों के गठबंधन ने शक्तिशाली सत्ता को हटाकर कमान अपने हाथों में थामा है। साल 1977 में इंदिरा गांधी की सुपर सत्ता को उखाड़ने के लिए तमाम विपक्षी दलों ने आपसी मतभेद को भुलाया, हाथ मिलाया और चमत्कार कर दिखाया। 1977 में मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बनी, जिसमें कुल 13 दल शामिल थे। यह देश में पहली गैर कांग्रेसी सरकार थी। वहीं यदि राज्य में विपक्षी गठबंधन की बात करें, आजादी के 20 वर्ष बाद 5 मार्च 1967 को पश्चिम बंगाल में पहली संयुक्त मोर्चे की सरकार बनी। विपक्षी एकता की ताकत का दूसरा बड़ा उदाहरण साल 1989 में देश देख चुका है। साल 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद कांग्रेस जिस मजबूती के साथ सत्ता में काबिज हुई थी, उसे उखाड़ने की बात दूर की कौड़ी नजर आती थी। लेकिन फिर विपक्ष में खड़े सब दल साथ आए, कांग्रेस का मजबूत पंजा परास्त हुआ। सबके मेल से बनी जनता दल की तरफ से विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री बने। सब हो चुका है, सब हो सकता है, लेकिन आपसी मतभेद भुलाकर सब साथ आए। मुश्किल सबसे बड़ी यही है, बीजेपी के सामने फौज तो बड़ी है, पर विपक्ष में खड़ी ये फौज कुछ ज्यादा ही बिखरी है। विपक्ष को एक साथ एक मंच पर लाने के लिए एक मंत्र जरूरी है। इसी कमी को दूर करने की कोशिश में सलमान खुर्शीद नजर आए। गुजरात मॉडल के नाम पर बीजेपी बढ़ी, अब विपक्ष बिहार मॉडल पर आगे बढ़े। आपने बहुत इशारे में भी बात कही और स्पष्ट बात भी कही है। मैं सिर्फ एक बात कह सकता हूं कि जितनी मुझे समझ है अपनी पार्टी में, जो आप चाहते हैं वही वहां भी सब लोग चाहते हैं। लेकिन कभी कभी प्यार में एक समस्या होती है। प्यार में समस्या होती है और तेजस्वी जी ये जानते हैं, प्यार में समस्या ये होती है कि पहले कौन कहेगा आई लव यू। उसमें कभी कभी अनुभव काम कर देता है और कभी जो अनुभवी नहीं होते हैं वो उसमें कामयाब हो जाते हैं। इसलिए कि अनुभवी बहुत सोचता है और जो नए लोग होते हैं वो अपनी दिल की बात अपने मुंह पर ले आते हैं और फिर बाद में वो ये कहें कि भैया हम तो बस ऐसे ही हैं, हम तो ऐसी ही बात करते हैं। शोले का वो डायलॉग याद आ जाता है कि अम्मा जो भी है हम तो ऐसे ही हैं, हम तो सच्ची बात कह देते हैं। कांग्रेस के दिल की बात तो कांग्रेस ही जाने, लेकिन ये तो सब देख ही रहे हैं। एक तरफ कांग्रेस कमजोर है, बावजूद इसके कांग्रेस अपनी धुन में पदयात्रा कर रही है। दूसरी तरफ क्षेत्रीय दल अपने अपने इलाके में मजबूत हैं, लेकिन कांग्रेस से दूरी बनाने में ही अपनी भलाई मानकर बढ़ रहे हैं। फिर रास्ता निकलेगा कैसे? केंद्रीय सत्ता पर काबिज होना है तो कांग्रेस को बड़ा दिल दिखाना होगा। बीजेपी को हराने के लिए क्षेत्रीय दलों से साझेदारी के लिए कदम बढ़ाना ही होगा। लेकिन देश के हित के लिए हम सब लोग जो है एक हुए हैं और हमें लगता है जो सुझाव हम पहले भी कई बार कई बैठकों में हम लोगों ने किया है कि जो रीजनल्स पार्टी है, रीजनल्स पार्टी को जो है ड्राइविंग सीट पे बैठने देना चाहिए और जहां कांग्रेस और भाजपा की डायरेक्ट फाइट है वहां कांग्रेस को जो है तैयारी करनी चाहिए। तो ये काम अगर होता है तो हमको लगता है कि बेहतर होगा। बिहार मॉडल को आकार देने में बड़ी भूमिका निभाने वाले तेजस्वी यादव साल 2024 के महासमर में कुछ बड़ा करने में जुटे हैं। तेजस्वी कतई नहीं चाहते लड़ाई लीग से हटे, बात मोदी की नहीं हो, बहस मुद्दों पर हो। हम शुरू से कहते रहे हैं कि मोदी की बात मत करो, मुद्दे की बात करो।
देश में मुद्दा क्या है? बेरोजगारी, महंगाई, किसानों की समस्या है, मजदूरों की समस्या है, गरीबी है, लाचारी है, देश की आर्थिक स्थिति वो बिगड़ रही है, चीन से खतरा है। लेकिन चर्चा हमारे देश में जो बीजेपी माइंडसेट की जो मीडिया है वो केवल करती है हिंदू, मुसलमान, मंदिर, मस्जिद, गाय, कश्मीर, इन्हीं चीजों पर चर्चा करती है। यानी मुद्दे से भटकाने का प्रयास किया जा रहा है लगातार। और अब तो ऐसे ऐसे बाबाओं को बैठा दिया जाता है जो हम लोगों के गुरु बना दिए गए, और वो लोग क्या बात कर रहे हैं कि देश को जो है हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। यानी मुद्दे की बात नहीं होगी, गरीबी हटाने की बात नहीं होगी, बेरोजगारी हटाने की बात नहीं होगी, अमन चैन की बात नहीं होगी, केवल बात होगी नफरत फैलाने की और आपस में हमारे देश को बांटने की। पता सबको है चुनौती बहुत बड़ी है, बीजेपी के पास ब्रांड मोदी की ताकत बहुत बड़ी है। ऐसे में पूरे देश में बीजेपी विरोध का माहौल बनाना आसान नहीं। आम लोगों को फर्क समझाना होगा। लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता कैसे प्रजा बनती जा रही है, ये डर दिखाना होगा। सीपीआई-एमएल के अधिवेशन में ये बात बड़े नेता समझाते दिखे। आज जिसको हमने कहा एक स्थायी आपातकाल, जिसका कोई अंत अभी और व्यापक अघोषित हो सकता है, घोषित करने की जरूरत नहीं है। ये सारे लोग जो आज सत्ता में हैं, जिस समय संविधान इस देश में हम लोग अडॉप्ट कर रहे थे, उस समय उन लोगों ने तो खुलेआम कहा था कि हमारे देश का संविधान है मनुस्मृति। जिस समय ये तिरंगा झंडा हमारे देश का राष्ट्रीय झंडा बन रहा था, उस समय उन लोगों ने खुलेआम कहा था कि भगवा ध्वज जो है वही हिंदुस्तान का राष्ट्रीय ध्वज है। बाद में आरएसएस ने कहा कि नहीं, हम संविधान को मानेंगे, तिरंगा झंडे को मानेंगे, उनके ऊपर से पाबंदी हटी। और आज किस तरह से हमारे संविधान को सामने रखकर, संविधान अभी तक सामने रखा हुआ है, लेकिन उसी संविधान का एक तरह से हर तरह से इसको तहस नहस कर रहे हैं। संविधान के प्रियम्बल में जो सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की बात है, उस रिपब्लिक पर हमले हैं। संविधान को बनाने वाले जो वी द पीपुल, हम भारत की जनता, हमारी विशालता, हमारी विविधता, हमारी व्यापकता को लेकर के हमने इस आजादी का आंदोलन लड़ा और आजादी के आंदोलन के जरिए ये संविधान हासिल किया। हमारे सारे अधिकार हट रहे हैं और जो इस रिपब्लिक की जो बुनियादी इकाई है हमारे देश के नागरिक, उस नागरिक के परिभाषा नागरिकता की बदल करके नागरिकों को प्रजा में लग रहा है कि कोई राजा है और राजा की कृपा पर हम इस देश में जी रहे हैं। लगता है अंग्रेज लौट आए हैं, हम फिर गुलाम हो गए हैं। एक बार फिर बिहार देश में बड़े बदलाव में अपनी बड़ी भूमिका तलाश रहा है। एक बार फिर बिहार केंद्र की शक्तिशाली सत्ता के खिलाफ आवाज बुलंद करता नजर आ रहा है। शुरुआत बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कर दी है। बीजेपी से नाता तोड़ आरजेडी के साथ सरकार बनाकर बड़ी शुरुआत कर दी है। तो हम तो कांग्रेस के नेता लोगों से भी सब कह दिए, अभी तो बहुत अच्छा यात्रा हो गया, तो यात्रा तो बहुत अच्छा हो गया, लेकिन अब इसके आगे थोड़ा सोच लीजिए। हम तो उसी के लिए इंतजार कर रहे हैं। जब तक हम तो जाकर दोनों को कह ही दिए हैं, हम कह दिए हैं कि भाई सोच लीजिए आगे, तो जो कहिएगा। अब बाकी अन्य पार्टियों का फोन आ रहा है और सब लोग कह रहे हैं कि बाकी लोगों का सबका मीटिंग कीजिए, एक साथ बैठिए, तब जान लीजिए हम वेट कर रहे हैं खाली। अब आप लोग इतना जल्दी, हम इसीलिए हम वेट कर रहे हैं। देखो बाकी और पार्टियां थी, बहुत सारी पार्टियां एकजुट होने के लिए तैयार बैठी हुई है, लेकिन अब आप सोचिए, हम तो चाहते हैं कि भाई अधिक से अधिक लोग एकजुट हो जाए। ताज आप आए हुए हैं, आप ही के माध्यम से आपके पार्टी के नेतृत्व को हम अनुरोध करेंगे कि जल्दी से जल्दी फैसला करिए और हम लोगों को बुला करके बात कर लीजिए कि कहां और किनके साथ एकजुट होकर के अगला चुनाव लड़ना है। ये जिस दिन फैसला कर लीजिएगा और उसी दिन हम सब लोग एकजुट हो जाएंगे, हम मिल करके लड़ेंगे, तब जान लीजिए आप अच्छी तरह से मुक्ति हो जाएगी।
और अगर आप लोग ठीक से सोच करके चलिएगा तो हम कह रहे हैं शुरू से, हम इंतजार कर रहे हैं। अगर मेरा सुझाव को अगर मान लीजिएगा तो 100 के नीचे जाएंगे, जान लीजिए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बात बीजेपी को ज्यादा बुरी लगती है। पहले जो दोस्त हो वो दुश्मनों से हाथ मिला ले, बौखलाहट ज्यादा होती है। बीजेपी की यही बौखलाहट नीतीश कुमार के कांग्रेस को खुला ऑफर देने के बाद दिखी। मुझे लगता है माननीय मुख्यमंत्री जी किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गए हैं। हिंदी का एक शब्द है किंग कर्तव्य विमूढ़। क्या करूं क्या ना करूं, तो क्या करूं क्या ना करूं के असमंजस में बिहार को वो गर्त में धकेल रहे हैं। बिहार की राजनीति हमेशा से बिहार का सरकार हिलता डुलता रहता है। तो ऐसी स्थिति में मतलब वो लगातार जिस तरह के बयान दे रहे हैं, वो बयान स्पष्ट कर रहे हैं कि मृग तृष्णा में भटक रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री। वो किसको सुझाव दे रहे हैं? उन्हीं को सुझाव दे रहे हैं ना जिनके खिलाफ वो लगातार लड़ते रहे हैं। भले ही सत्ता के लिए वो गलबहियां कर रहे हों, लेकिन आखिरकार माननीय मुख्यमंत्री जी का जो संघर्ष था, जिस संघर्ष से वो उपजे हैं, वो संघर्ष तो कांग्रेस के खिलाफ था, कांग्रेस की हिटलरशाही के खिलाफ था। आज कैसी दयनीय स्थिति आ गई है, कैसा दुर्भाग्यपूर्ण दिन है कि वो कांग्रेस के ही पीछे घूमने को मजबूर है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी को स्पष्ट तौर पे कहना चाहिए कि लक्ष्य क्या है। कभी कहते हैं मैं प्रधानमंत्री बनना नहीं चाहता, कभी कहते हैं कि कांग्रेस यदि नेतृत्व करे, और कभी कांग्रेस का विरोध करे। दोनों चीज की वस्तु स्थिति समझ में नहीं आ रही। तुम मुझे ना चाहो कोई बात नहीं, तुम किसी और को चाहोगे तो मुश्किल होगी। बीजेपी के लिए ये हालात ज्यादा तकलीफ देने वाली है। नीतीश कुमार ने बीजेपी से नाता तोड़ लिया, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन अगर नीतीश कुमार सभी विपक्षी दलों को एकजुट करने में सफल हो जाते हैं तो बीजेपी की परेशानी बढ़ सकती है। बीजेपी के लिए 2024 के महासमर की चुनौती बड़ी हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। महाराष्ट्र की राजनीति में शुक्रवार को बड़ा तूफान आया, जिसका असर लंबे समय तक महाराष्ट्र की राजनीति में दिखना तय है। पिछले साल शिवसेना टूटी, पार्टी की कमान संभाल रहे बाला साहेब ठाकरे के बेटे उद्धव ठाकरे अलग थलग पड़ गए। शुक्रवार को उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका लगा। पार्टी की मूल पहचान वाला सिंबल तीर धनुष छिन गया। देखते ही देखते शिवसेना का नाम और निशान दोनों ही उद्धव ठाकरे के हाथ से फिसल गया। यह चुनाव आयोग का फैसला है। एक बार फैसला हो गया तो इस पर बहस नहीं हो सकती। इसे स्वीकार कीजिए और नया चुनाव चिन्ह लाइए। इसका बहुत ज्यादा असर नहीं होगा क्योंकि लोग नया सिंबल स्वीकार कर लेंगे। बस कुछ दिनों तक इस पर चर्चा होगी। मुझे याद है इंदिरा गांधी को भी ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ा था। उस समय 2 बैलों की जोड़ी कांग्रेस का चिन्ह हुआ करता था। बाद में ये उनसे छीन गया और हाथ चुनाव चिन्ह मिला। इसे लोगों ने स्वीकार किया। इसी तरह लोग नया सिंबल स्वीकार करेंगे। तो चुनाव आयोग ने पार्टी पर एकनाथ शिंदे के गुट के दावे को मान लिया। चुनाव आयोग के निर्णय का असर आज उद्धव समर्थकों की नाराजगी के रूप में देखने को मिला। बड़ी संख्या में उद्धव समर्थक मातोश्री के बाहर इकट्ठा हो गए। समर्थकों ने चुनाव आयोग के खिलाफ नारेबाजी की। उद्धव समर्थकों ने केंद्र सरकार और महाराष्ट्र की बीजेपी की गठबंधन सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उद्धव समर्थक कार्यकर्ताओं ने मातोश्री के बाहर उद्धव ठाकरे के समर्थन में नारेबाजी की।
तो आपको बता दें कि इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद अब सियासी तूफान एक तरीके से कहें तो फिलहाल महाराष्ट्र में आया हुआ है। हालांकि शरद पवार ने ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए जो दो गुट हैं, एक तरफ तो शिंदे गुट की अगर बात कर ली जाए तो वो जश्न मना रहा है, दूसरी तरफ जो उद्धव ठाकरे का गुट है वो आक्रोशित नजर आ रहा है। लेकिन इन सब के बीच शरद पवार ने नसीहत दी है कि जो सिंबल मिल गया उसे स्वीकार कीजिए, लोग नए सिंबल को भी स्वीकार कर लेते हैं। कांग्रेस के नेता तारिक अनवर भी उद्धव ठाकरे को ऐसी ही कुछ नसीहत देते नजर आए। ऐसा भारत के इतिहास में होता रहा है। तारिक अनवर ने क्या कहा है वो आपको सुनाते हैं। देखिए, ये तो पहले दिन से लोग इस बात को जान रहे थे, क्योंकि चुनाव आयोग वही करेगा जो उसको ऊपर से निर्देश मिलेगा। आज का चुनाव आयोग वो सेशन वाला चुनाव आयोग नहीं है कि जो अपने विवेक से फैसला लेता हो। सभी लोग जानते हैं कि अब ये जेबी संस्था बनकर रह गई है, तो इसलिए लोगों को ये उम्मीद थी कि ये उद्धव ठाकरे के खिलाफ फैसला आएगा और वही हुआ है। मेरा ख्याल है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हम लोगों ने अपने राजनीतिक जीवन में देखा है बहुत सारी पार्टियां, कांग्रेस के साथ साथ जनता दल और दूसरी पार्टियों में बहुत लोग उससे अलग हुए, अपना नया सिंबल लिया, नए ढंग से पार्टी को संगठन तैयार किया। तो इसलिए कोई नई बात नहीं है और मैं समझता हूँ कि इसका कोई असर चुनाव पर नहीं पड़ेगा। अगर लोगों की हमदर्दी उद्धव ठाकरे के साथ है तो लोग उन्हीं के साथ जाएंगे, चाहे सिंबल कुछ भी हो। पहले शिवसेना पार्टी के नाम पर खींचतान और अब पार्टी के निशान पर घमासान। महाराष्ट्र की राजनीति बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही है। अब सुप्रीम अदालत के साथ जनता की अदालत में मामले को ले जाने की तैयारी है। पार्टी निशान पर चुनाव आयोग के फैसले पर हमारी ये रिपोर्ट देखिए। असली शिवसेना किसकी, इसको लेकर जारी सियासी लड़ाई पर अब विराम लग गया है। महाराष्ट्र में असली शिवसेना को लेकर चुनाव आयोग का बड़ा फैसला सामने आया है, जहां चुनाव आयोग ने उद्धव ठाकरे गुट को झटका देते हुए शिवसेना और धनुष बाण दोनों एक साथ शिंदे को दे दिया है। यानी एकनाथ शिंदे की सेना ही असली शिवसेना है। चुनाव आयोग ने पाया कि उद्धव गुट की पार्टी का संविधान अलोकतांत्रिक है। इसमें लोगों को बिना किसी के चुनाव के नियुक्त किया गया था। आयोग ने यह भी पाया कि शिवसेना के मूल संविधान में अलोकतांत्रिक तरीकों को गुपचुप तरीके से लाया गया, जिससे पार्टी निजी जागीर के समान हो गई। इन तरीकों को चुनाव आयोग 1999 में नामंजूर कर चुका था। इसी के साथ महाराष्ट्र में शिवसेना से अब उद्धव गुट की दावेदारी खत्म मानी जा रही है। चुनाव आयोग के आदेश के बाद शिवसेना तो एकनाथ शिंदे के पास आ गई है, लेकिन इस पर सियासत शुरू हो गई है। एक तरफ सीएम एकनाथ इसे लोकतंत्र की जीत बता रहे हैं, तो ठाकरे गुट ने इसे लोकतंत्र की हत्या करार दिया। फैसले के बाद ठाकरे गुट के सारे लोग प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कहा जा रहा है कि जनता सब देख रही है और जनता ही फैसला करेगी। ये सरासर अन्याय है। मैंने जैसे कहा कि अब अपने देश में तानाशाही की शुरुआत हो गई है, ऐसा ऐलान अपने प्रधानमंत्री कर दे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जिस तरीके से उन्होंने आज फैसला सुनाया है, इतने दिनों से हमारे पीछे वो पड़े थे और जिस फॉर्मेट में उन्होंने जो भी मांगा वो एफिडेविट था, फिर हमारे जितने सारे मेंबर्स है उनके भी सदस्य पत्र थे, लाखों के संख्या में हमने उनको दे दिए थे। इसके बावजूद आज वो अगर कहते हैं कि सिर्फ विधायक और सांसदों के ऊपर पार्टी किसके पास है ये तय उन्होंने किया, तो ये अन्याय है। फिर इतने दिनों तक हमें क्यों ये सब एक्सरसाइज करवाया? पार्टी तो मेरे साथ है, आम जनता तो मेरे साथ है, और इसलिए मैंने कहा कि लगातार मैं चुनौती देते आया कि हिम्मत है तो सामने आ जाओ, मैदान में आ जाओ, चुनाव ले लो। चुनाव लेने की तो उनमें हिम्मत नहीं थी। करोड़ों रुपए ऊपर से नीचे तक पानी की तरफ आया, वो पानी कहाँ तक पहुँचा है ये आज देश ने देखा, लोकतंत्र ने देखा। लेकिन हमें कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं। जनता हमारे साथ, हम नया चिन्ह लेकर जाएंगे और जनता के दरबार में फिर एक बार
यही शिवसेना खड़ी करके। उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर निशाना साधा। ठाकरे ने आलोचना की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लाल किले से कहना चाहिए कि लोकतंत्र खत्म हो गया है। इसके अलावा उद्धव ठाकरे ने ऐलान किया कि वो चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अगर वो कानून खुद निवडणूक आयोग ही तोड़ रहा है, जिस राज्य में आचार संहिता जारी है उसी वक्त उन्होंने फैसला दिया है, तो अब ऐसे लगने लगा कि जिस जल्दबाजी में उन्होंने हमारा धनुष्यबाण और नाम उनको दे दिया है, तो शायद अब आने वाले 2-3 महीने में वो इलेक्शन भी ले लेंगे। करना चाहिए। अगर देखो, हम तो कहते कि अब तो वो तो कहते कि पहले कांग्रेस ने भी सरकार गिराई थी, उन्होंने भी, अगर उन्होंने ऐसे किया था तो इसलिए तो आपको लोगों ने चुनकर लाया ना वहां पर। अगर कांग्रेस ने उस वक्त इमरजेंसी लागू की थी तो आप भी इमरजेंसी लागू करना चाहते हैं, लेकिन उस वक्त इंदिरा जी में इतनी एक हिम्मत थी कि हाँ भाई इमरजेंसी देश पे डिक्लेयर कर रही हूँ, उन्होंने डिक्लेयर किया था। ये तो इनमें हिम्मत नहीं है। सर, आपने कहा कि चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है, तब ये फैसला सुनाया है। क्या आप इस फैसले को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती देंगे? बिल्कुल, हम चुनौती देंगे। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।